आप ये वीडियोज़ ही देख रहे होंगे जब मैं अपनी शादी में बैठा हूँगा और आपको लग रहा होगा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। ये वीडियोज़ पहले ही रिकॉर्डेड है और मैं बैकअप बना के चल रहा था ताकि सब कुछ आराम से मैं इन्जॉय कर पाऊँ। तो लास्ट वीडियो है ये, तब तक आप देख रहे होंगे जब मेरी शादी हो चुकी होगी। और शादी हुए भी मेरे ख्याल से 5-10 दिन ऊपर ही हो चुके होंगे, मैंने जो हिसाब लगाया बैकअप का। ये देख रहे हो भाई साहब, BMW तो एयरपोर्ट पे ऐसे ही खड़ी रहती है यूँ साइड में भाई साहब। होटल से निकला बाहर तो ट्रैफिक लगा पड़ा है, शायद से वहाँ पर ही हाँ लाल बत्ती है इसलिए। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फिलहाल दुबई में एंड आप देख रहे हो मिडल ईस्ट रोड ट्रिप का लास्ट एपिसोड। जी हाँ भाई, इस ट्रिप पे मैं मिडल ईस्ट की 6-7 कंट्रीज़ में रोड ट्रिप कर रहा था, गाड़ी पे रेंट पे ले लेके अलग अलग कंट्रीज़। काफ़ी सारी कंट्रीज़ करी, ओमान करी, कतर करी, बहरीन करी, सऊदी टच करके आ गया था, जाने नहीं दिया था। देन उसके बाद जॉर्डन गया था, फिर यूरोप में साइप्रस गया, अब फाइनली यूएई में आ गया हूँ दुबई सिटी में। तो आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी, नहीं देखी तो भैया देख लेना जाके। और ये लास्ट एपिसोड है, आज मैं दुबई से जा रहा हूँ इंडिया वापस। अब मेरी जो फ़्लाइट है वो इंडिगो की है रात की 7:15 की, इस टाइम 12 बज रहे हैं। तो मेरा प्लान था कि भाई 4 बजे तक ना मैं एक्सटेंड करवा लूँगा अपना होटल चेकआउट के लिए और होटल में ही बैठा रहूँगा आराम से। फिर 4 बजे निकल जाऊँगा, एयरपोर्ट 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से, 3 घंटे पहले पहुंचना होता है इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए। बट भाई इनका होटल आज फुल था, इन्होंने मुझे लेट चेकआउट के लिए मना कर दिया। मैंने पैसे भी कहा था कि पैसे दे दूंगा, पर इन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए 12 बजे अभी मैं लगेज वगैरह रख के घूमने फिरने निकल गया। मैंने कहा 1-2 घंटे घूम लेता हूँ, उसके बाद एयरपोर्ट चला जाऊँगा और अपना एयरपोर्ट पर जाके लाउंज ले लूँगा और बैठ जाऊँगा 2-3 घंटे वहीं पर। तो घूमने का तो कुछ है नहीं, मैं ऑलरेडी दुबई इतनी बार आ चुका हूँ भाई, ये मेरा 4थी बार है, पूरा अच्छे से आपको दिखा चुका हूँ सब कुछ। तो इस बार कुछ भी ऐसा प्लान है नहीं दिखाने का। हाँ बट मैं फ़ोन लेने के लिए गया था, तो फ़ोन वाली वीडियो आपको दिखाई होगी मैंने, प्राइजेज़ वगैरह आईफोन के क्या है यहाँ पे कितने हैं, वो आप लास्ट वीडियो चेकआउट कर लेना। बाकी आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है, क्यों है वो मैं बताता हूँ। एक तो इंडिया वापस जा रहा हूँ भाई, पिछले लगभग 2.5-3 महीने से ही ट्रैवलिंग चल रही थी लगातार। मतलब जाता था इंडिया वापस बीच में 10-15 दिन के लिए और उसके बाद फिर निकल जाता। 4-5 महीने भी क्यों, 6-7 महीने से चल रही थी लगातार। 10-10, 15-15 दिन के लिए इंडिया जाता था, वीज़ास का काम करता था और एक काम और होता था वो निपटाता था, उसके बाद फिर ट्रिप पे निकल जाता था। तो अभी 40-45 दिन हो गए हैं शायद से मुझे घूमते हुए और फाइनली अब पहुंच रहा हूँ इंडिया। तो एक तो ये खुशखबरी की बात है। दूसरी खुशखबरी भाई लोग ये है कि फाइनली मेरी शादी हो रही है। जी हाँ भाई, इंडिया वापस जा रहा हूँ मैं अपनी शादी के लिए। अब रिश्ता तो काफ़ी महीने पहले ही फाइनल हो गया था, अभी थोड़ा बताता हूँ आपको स्टोरी वगैरह। तो मैं ट्रिप पे निकला हुआ था क्योंकि भाई मैं ये चाहता था कि मतलब अपनी शादी के टाइम पे ना मैं प्रॉपर अपनी शादी ही इंजॉय करूँ, ना कि के यूट्यूब की टेंशन लूँ या फिर वीडियोस की टेंशन लूँ कि ये बनाना है वो बनाना है। क्योंकि भाई मतलब आपने कुछ टाइम से अब नोटिस करा होगा कि मैंने जो नॉर्मल व्लॉग्स है वो भी बनाना बंद कर दिया है कुछ टाइम, क्या कई महीने से, ऑलमोस्ट साल ही हो गया है। नॉर्मल व्लॉग्स बनाना बंद कर दिया है, जो डेली या लाइफस्टाइल व्लॉगिंग कहते हैं जिसे। अब सिर्फ ये चैनल पे ट्रैवलिंग ही आएगी। और पहले भी जब ये मैंने चैनल शुरू किया था, मेन मोटिव भाई इस चैनल का यही था कि मैं सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स बनाऊंगा इसमें। तो मैंने 2019 में शुरू किया था ये चैनल, 8-9 कंट्रीज़ घूमा। लेकिन उसके बाद भाई लॉकडाउन लग गया, 2020 या 21 की बात है। फिर 1.5-2 साल भाई लॉकडाउन ऐसा रहा कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो नहीं पाई कोविड के डर से। और बाद में भी फिर भाई चीज़ें इतनी महंगी होने लग गई कि मैंने कहा यार यूट्यूब पे अब कुछ तो करना ही पड़ेगा इस चैनल पे, ऐसा तो है नहीं कि खाली छोड़ देता हूँ बिल्कुल ही। तो मैंने क्या करा कि नॉर्मल व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए अपने गुड़गांव वगैरह के ही। तो हालांकि कुछ टाइम तो ठीक था, फिर उसके बाद मज़ा आना बंद हो गया उन व्लॉग्स में, क्योंकि ट्रैवलिंग में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है और फिर वीडियोस भी जो बनती है वो कंटेंट वाइज काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि मेरा मेन मोटिव था कि ट्रैवल करो और दूसरों को भी बताओ कि कैसे कम पैसों में ट्रैवल किया जा सकता है वर्ल्ड में। सिर्फ आप मनाली, कसोल यही जगह नहीं जा सकते, दूसरे देशों में भी कम पैसे खर्च के जा सकते हो। तो वो मेन मोटिव था। अब वो कोविड की वजह से मोटिव ना धीरे धीरे चेंज हो गया नॉर्मल व्लॉगिंग में। तो मैंने सोचा यार 2023 में जब मैंने इंडिया टू लंदन वाली अपनी रोड ट्रिप करी ना, कि अब ट्रैवलिंग से लगाम नहीं लगनी चाहिए भाई, अब लगातार बस ट्रैवल चलते रहना चाहिए। और रोड ट्रिप्स में मेरे को मज़ा आने लग गया। मेरी ज़िंदगी का एक नया गोल या सपना बन गया कि मुझे अपनी लाइफ में 100 कंट्रीज़, 100 कंट्रीज़ में रोड ट्रिप करनी है, भले अपनी गाड़ी से हो या रेंटेड गाड़ी से हो। और साथ ही साथ 1 लाख किलोमीटर इंटरनेशनल धरती पे चलानी है गाड़ी को। तो ये मेरा ड्रीम बन गया। जो पहला स्टेप था फिर उसमें लंदन ट्रिप से आते ही मैं ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे निकल गया बाय रोड। उसके बाद भूटान, श्रीलंका, जापान, साउथ कोरिया, मतलब आप चैनल पे देख ही रहे हो अब ये मिडल ईस्ट वाली सीरीज़ पूरी। तो काफ़ी कंट्रीज़ ऑलमोस्ट मतलब मेरी
मेरे ख्याल से 55-56 कंट्रीज शायद बाय रोड हो गई है, मैंने अभी काउंट करी नहीं, एक बार कर लूँगा। तो अब कुछ भाई 45-46 कंट्रीज़ बची हुई है इस ड्रीम को पूरा करने के लिए, जो मैं जल्दी ही कर लूँगा पूरा, मतलब 1.5-2 साल की बात है और कंप्लीट हो जाएंगी ये बची कुची कंट्रीज़ भी सारी की सारी। खैर, तो ये स्टोरी थी कि अब इस चैनल पे आपको सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स ही देखने को मिलेंगे, और जब ये मेरा सपना पूरा हो जाएगा तो शायद उसके बाद मैं यूट्यूब छोड़ भी दूँ, मतलब कभी ना बनाऊँ वीडियोज़ वगैरह, देखते हैं। खैर, अभी तो है 1.5-2 साल उस चीज़ में। तो यही सीन था कि मैं लगातार ना ट्रैवल कर रहा था अपनी शादी से, मतलब 4-5 महीने पहले भी। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि भाई अब शादी आ रही है तो 2-3 महीने घर पे टिक जाओ अपने, है ना, बट ऐसा हुआ नहीं। हालांकि अभी मैं इंडिया जा रहा हूँ तो अभी जस्ट जाते ही नहीं है भाई शादी, कुछ टाइम है अभी भी जाने में। आप जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मेरी शादी हो चुकी होगी, और यही मेन रीज़न था इस पूरी सीरीज़ को करने का, कि मेरे पास कंटेंट इतना बैकअप हो जाए कि मैं अपनी शादी में सिर्फ अपनी शादी इंजॉय कर पाऊँ, ना कि कैमरा उठा के वीडियो बना रहा हूँ। तो शादी के कोई व्लॉग्स नहीं आएंगे, किसी भी फंक्शन के कोई व्लॉग नहीं आएंगे, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग कुछ भी नहीं होएगी। आप ये वीडियोज़ ही देख रहे होंगे जब मैं अपनी शादी में बैठा हूँगा और आपको लग रहा होगा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। ये वीडियोस पहले ही रिकॉर्डेड है और मैं बैकअप बना के चल रहा था ताकि सब कुछ आराम से मैं एंजॉय कर पाऊँ। तो लास्ट वीडियो है ये, तब तक आप देख रहे होंगे जब मेरी शादी हो चुकी होगी, और शादी हुए भी मेरे ख्याल से 5-10 दिन ऊपर ही हो चुके होंगे, मैंने जो हिसाब लगाया बैकअप का। तो वही मैं ना भाई, यहाँ पे खाने पीने को लेकर दिक्कत नहीं होती है। देखो, गन्ने का जूस मिल रहा है, ये समोसे पड़े हुए हैं, तो मैंने तो एक मैंगो शेक ले लिया है क्योंकि अभी इतनी भूख भी नहीं है, थोड़ी गर्मी भी हो रही है, तो मैंगो शेक से काम चला लूँगा। हालांकि इंडिया जाऊंगा तो भाई पीक ठंड पड़ रही होगी इस टाइम पे, लेकिन यहाँ पे गर्म हो रखा है, हाफ टी शर्ट में घूम रहा हूँ मैं तो कहीं वो ना हो जाए, बीमार ना हो जाऊँ वापस इंडिया जाते एकदम ठंड में। बाकी मेरा जो होटल था भाई ये मीना बाज़ार के पास में ही था, बुर्दुबई में, जहाँ पर सारी मोबाइल और लैपटॉप की दुकानें हैं। ये रही, यहीं से मैंने फ़ोन लिया था, वो रही सामने क्लिक पॉइंट, और इधर कहीं पे होटल है मेरा 200-300 मीटर की दूरी पे। तो बस यहीं पे आसपास थोड़ा बहुत घूम रहा हूँ और आपसे थोड़ी बातचीत हो जाएगी इसी बहाने पूरी, है ना। ये मिल गया भाई 13 दिरहम का मैंगो शेक, 1 दिरहम 25 रुपये का चल रहा है इंडिया के, तो कैलकुलेट कर लेना, लगभग 320 रुपये के आसपास का है इंडिया रुपीज़ में। महंगा है थोड़ा, बट मज़ेदार है, गर्मी में बढ़िया लगता है। शादी को लेके भी ना भाई मेरा हमेशा से यही था कि ऐसी कोई ग्रैंड वेडिंग नहीं होनी चाहिए कि अंधा ही पैसा खर्च दो। पैसा है तो बचा के रखो, वर्ल्ड ट्रैवल करो, और नहीं है तो भाई लोन लेके फिर कोई क्यों ही करना चाहेगा शादी, है ना। इतनी करना है जो बेसिक है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जैसी शादी होती है उसी तरह से मेरी शादी हो रही है। और इनविटेशन भी भाई अपने जो फैमिली है और जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं बस उन्हीं को ही दिया है, कोई मतलब मैं ऐसे बाकी यूट्यूबर्स वगैरह को नहीं बुला रहा, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी सी प्राइवेट वेडिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग आए वो सिर्फ शादी इंजॉय करने आए या फिर मेरी खुशी में इन्वॉल्व होने के लिए आए, ना कि अपने फ़ोन या कैमरा निकाल के कंटेंट शूट कर रहे हो वहाँ पर। तो यही रीज़न है अपना बेसिक सा, और ज़्यादा कुछ ऐसे तहलके वाली शादी नहीं होने वाली, ना ही व्लॉग्स आने वाले ऐसे 8-10 की शादी, ये फंक्शन वो फंक्शन। अब ये सीधा वीडियो आप तभी देख रहे होंगे जब शादी वादी सब होके निपट चुकी होगी आराम से। मैं अभी ना भाई 28 साल का हूँ, और जब मैं 22 या 23 साल का था तब से ही मैंने कमाना शुरू कर दिया था। और ज़्यादातर इंडियन सोसाइटी में यही होता है कि एक बार अगर आप कमाना शुरू कर दो तो भाई जो भी मतलब फैमिली है वो सब आपको बोलने लग जाते हैं कि चल अब तो शादी कर ले, अब तो शादी कर ले। हालांकि मेरे मम्मी पापा का हमेशा से बढ़िया रहा है, ना उन्होंने कभी भी पढ़ाई के लिए मुझे किसी चीज़ में फ़ोर्स किया कि ये स्ट्रीम ले, इंजीनियरिंग कर, ये कर वो कर, या फिर उसके बाद भी उन्होंने जॉब को लेकर या काम को लेकर कभी भी फोर्स नहीं किया कि ये चीज़ करनी चाहिए वो नहीं करनी चाहिए। उन्होंने हमेशा मेरे पे छोड़ा, मेरे डिसीजन पे छोड़ा। उनको भरोसा था जो कर लेगा अच्छा ही कर लेगा। पढ़ाई के टाइम पे भी मैं ठीक ठाक था भाई, हमेशा मतलब 85-86 से ऊपर ही आते थे परसेंटेज। और उसके बाद फिर जब ये सब काम वाम शुरू किया, यूट्यूब शुरू किया, तो सही चल गया। तो उनकी तरफ से शादी को लेके भी कभी ये नहीं आया कि अब शादी कर ले, बट फैमिली जो बाकी रिश्तेदार होते हैं वो तो कहते ही है भाई जब भी आप किसी फंक्शन में जाओ कि अब तो शादी कर ले, बहुत टाइम हो गया शादी कर ले। बट मेरा हमेशा से भाई सीन ये था कि मतलब ना मैं इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहता था, क्योंकि खाली फाइनेंशियली स्टेबल होने से शादी कर लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है मेरे अकॉर्डिंग। आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है। आप एक नई फैमिली शुरू करने जा रहे हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी। अभी तक आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे तो सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी। हालांकि आप कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो वो अलग बात है, बट फिर भी आपके पेरेंट्स ही ज़्यादातर चीज़ें
में चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे और वही संभालते थे। लेकिन जब आपकी खुद की शादी हो जाएगी तो एक तरह से वो कहते हैं ना, आप बड़े हो जाओगे और आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो खाली पैसे कमाने से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आ जाती, आपको मेंटली भी उस चीज़ के लिए रेडी होना पड़ता है, जो मैं नहीं था भाई। ऑब्वियसली बहुत साल तो मैं टरकाता रहा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कि करेंगे करेंगे करेंगे। और उसके बाद फिर ये सपना अच्छा जुड़ गया मेरे साथ कि 100 कंट्रीज़ में रोड ट्रिप करना है। तो मैंने यही सोचा हुआ है कि भाई अब ये जो बची कुची कंट्रीज़ है अपनी बाय रोड वाली, वो कर लूँगा उस ट्रिप पे। अगर वो ज्वाइन कर पाएगी, अगर ऑफिस से छुट्टी मिलेगी या वीज़ा लगेंगी, क्योंकि वो कभी भी इंटरनेशनल नहीं गई कहीं पे, तो पासपोर्ट बिल्कुल ब्लैंक है। और अब मेरी सारी कंट्रीज़ ही ऐसी बची है जिनके बड़े बड़े वीज़ा चाहिए, जैसे USA, कनाडा, ये सब। तो पहली बारी में उनके ये वीज़ा लगना तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा। तो जिन जिन कंट्रीज़ में पॉसिबल होगा वो मेरे साथ ज्वाइन कर लेंगी। और फिर ऑफिस का भी उनका चक्कर है, छुट्टी मिले ना मिले। बाकी डिसाइड यही हुआ है कि अगले 1 डेढ़ साल 2 साल में ये पूरी ट्रिप वगैरह मैं कंप्लीट कर लूँगा, जो मेरे सपना है। और उसके बाद शायद से मैं यूट्यूब फिर छोड़ ही दूँगा, मतलब 90% है कि मैं छोड़ ही दूँगा और अपना यहीं पे ही थोड़ा सा फैमिली के साथ रहेंगे और देखते हैं फिर और क्या करना है क्या नहीं। ये देखो भाई, इस तरह से ना करीम वालों की यहाँ पे साइकिल भी मिलती है इलेक्ट्रिक वाली, कितनी सारी लगी हुई है लाइन से। ये तो इनके ऐप डाउनलोड करके आप साइकिल लेके भी घूम सकते हो। हालांकि भाई मतलब जब इंडिया में 1-2 डिग्री पड़ रहा है दिल्ली में टेम्परेचर, यहाँ पे भाई 30 से ऊपर हो रहा है। सोचो तो यहाँ मई जून में तो क्या ही हालत होती होगी, 45-50 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में साइकिल में घूमना कोई प्रेफर करेगा क्यों, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। खैर जो भी है। एक और चीज़ थी भाई शादी डिले करने की, मतलब मेरे दिमाग में हमेशा से ना यही सोच रही है कि भाई आप जितना भी पैसा कमा लो, जितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, अगर आप अपने घर जाके ही खुश नहीं हो ना, तो ऐसा पैसा, ऐसी सक्सेस किसी काम की नहीं है। और भले ही आप पैसा कम कमा रहे हो, लेकिन आप अपने घर में खुश हो, अपनी फैमिली के साथ खुश हो, तो आपकी लाइफ अच्छी कट जाएगी। चाहे बुरी सिचुएशन आए तब भी आप निकाल लोगे अच्छे से उसको, एज़ कम्पेयर टू आपके पास एक प्यार करने वाली फैमिली नहीं है, सिर्फ पैसा और सक्सेस है। उसमें बहुत दिक्कत हो सकती है अगर आपका लो फेज़ आएगा जब भी। तो मेन यही था भाई कि मैं शादी तब तक टरका रहा था कि जब तक मैं अपने आप को फाइनली ये बोल के पूछ ना सकूं कि क्या अब मैं रेडी हूं कि हाँ फैमिली को ही मैं इंपॉर्टेंस दे सकूं एज़ कम्पेयर टू पैसा या फिर ये सक्सेस पूरा। खैर ज़्यादा लंबा रखेंगे नहीं भाई, खुशी का मौका है मस्त। अब घर जाके पूरी ज़ोरों शोरों से ऐसे शादी वाली वाइब्स आने शुरू हो जाएगी, घर सजाया जाएगा। वैसे तैयारियां तो मैं ऑलमोस्ट भाई कंप्लीट करके ही निकला था इस ट्रिप पे। मेरी फाइनल जो भी शादी का आउटफिट, जितने भी आउटफिट थे वो मैंने सारे फाइनलाइज़ कर लिए थे। बस अब पिक करना है जाके, साइज़ वाइज ट्रायल लेना है, होपफुली फिट आ ही जाएगा। मैं ना मोटा हुआ हूँ इस ट्रिप पे, ना पतला हुआ हूँ इतना कुछ खास। और इसके अलावा वेन्यूज़ वगैरह सारे बुकड है ऑलरेडी, हलवाई वगैरह सारे बुकड है। 2-4 काम बचे हैं छोटे मोटे, वो मैं अभी जाके, इतने दिन तो है ही शादी में कि आराम से निपटा लूँगा। और अब तो मतलब यूट्यूब पे वीडियोस बनाने की भी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, क्योंकि बैकअप है, वही अपना डलता रहेगा। तो मैं प्रॉपर जो अपना पूरा फोकस है वो शादी पे दे सकता हूँ उसके बाद। क्योंकि मैं 2-3 साल पहले ही शादी करके ये नहीं करना चाहता था भाई कि अपने ड्रीम्स, अपने पैसों कमाने के चक्कर में, सक्सेस के चक्कर में अपनी फैमिली को इग्नोर करूँ। तो उससे अच्छा तो भाई फैमिली शुरू ही मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ा सा लेट कर लो, ये मेरी थिंकिंग है, सबकी अपनी हो सकती है, वो आप लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो ना करो वो आपकी वो है। मतलब मैंने जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो इसलिए करते करते भाई 22 साल से मैं 28 साल का हो गया हूँ, 22 या 23 साल से 28 साल का हो गया हूँ। और अब जाके जो है वो फाइनली शादी होने वाली है। मेरे हिसाब से तो वैसे अभी 1-2 साल और रुक जाना चाहिए था, ये जो पूरा ड्रीम था उसके बाद ही शादी होती, बट ठीक है। और जिससे मेरी शादी भी हो रही है ना भाई, उसको भी सोशल मीडिया से कुछ ज़्यादा लेना देना ही नहीं है, वो खुद भी सोशल मीडिया पे नहीं है। इसी रीज़न की वजह से भाई उसको मतलब इतना वीडियोज़ में आने का भी शौक वोक है नहीं। तो हम जो भी अगली ट्रिप जाएंगे वो ट्रिप पर आप एज अ कॉन्टेंट ही देखोगे, मतलब उन कंट्रीज़ का कॉन्टेंट। मेरी पर्सनल लाइफ आप नहीं देखोगे, ना मैं दिखाऊंगा, ना मेरी वाइफ कंफर्टेबल होगी आने में उसमें। कभी फ्यूचर में होती है वो कंफर्टेबल तो ठीक है। पिछले 8 साल से यूट्यूब पे जितने भी सब्सक्राइबर बेस कर है, जितनी भी वीडियोस बनाई है, आपने देखा होगा मैंने खुद के उस पर ही बनाई है। ट्रैवल किया मैंने अलग अलग जगह, या अपनी लाइफ दिखाई है, पर्सनल लाइफ खुद की, मतलब अपनी खुद को लेके, और उसी के बेसिस पे सब्सक्राइबर बेस जुड़ा है। तो मुझे नहीं लगता अभी कोई ऐसी नीड पड़ गई है मुझे कि व्यूज़ के लिए मुझे ये शादी के व्लॉग्स बनाने पड़े, या फिर मतलब मेरी वाइफ को भी मेरे व्लॉग्स में आना ज़रूरी है व्यूज़ के लिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं जैसे अभी तक करता हूँ यूट्यूब उसी फ्लो में ही करूँगा, उसी हिसाब से करूँगा। तो आप लोगों को कंटेंट दिखेगा कंट्रीज़ का। प्लस ये खाली मतलब मेरे वाइफ के साथ ही नहीं है, जब मैं लंदन ट्रिप किया था ना उसके अभिषेक के साथ, तब भी आपने मेरी वीडियोस में नोटिस किया होगा कि मैं ज़्यादातर जिस भी कंट्री में जाते थे या रोड्स थे, गाड़ी था, वही कंटेंट आपको दिखाता था। अभिषेक और मेरे बीच की जो भी बातचीत होती थी या जो भी इंजॉयमेंट होती थी वो सब मैं वीडियोज़ में नहीं दिखाता था ज़्यादा, मैं अपना ही कॉन्टेंट पर फोकस रखता था मेन। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ट्रिप में भी सोहन मेरे साथ गया, तो
ज़्यादा हमने अपने बीच की मस्ती वगैरह नहीं दिखाई, सिर्फ जो कंटेंट था वही दिखाता था। अब काफ़ी लोग कमेंट्स करते भी थे उस टाइम पे कि इन दोनों की लड़ाई हो रखी है, जैसे अभिषेक और मेरी, या मेरी और सोहन की, या मतलब कुछ भी बोलते थे, बट सच तो था नहीं ना भाई। वो मेरे को मेन था कि मैं यूट्यूब पे उतना ही पार्ट डालूँ जो कंटेंट से रिलेटेड है। हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सब मेरे मतलब लोगों को पसंद है ऑब्वियसली देखना, बट मेरे को लगता है मेरे कंटेंट के हिसाब से वो जस्टिफाई होगा नहीं, क्योंकि चैनल का नाम इंडियन बैकपैकर है। और अगर मैं ट्रैवलिंग ही ना दिखाऊं, उसमें अपनी लाइफस्टाइल दिखाता रहूं, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। जो मैंने मतलब कोविड के टाइम पे करी वो गलती थी 1-2 साल वीडियोज़ बनाने की। अब जो ट्रैवल है वो ट्रैवल ही रहना चाहिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा उस हिसाब से। तो इसी वजह से जो आगे वाली कंट्रीज़ भी होने वाली है, चाहे वो मैं अपनी वाइफ के साथ कर रहा हूँ, चाहे मैं बिना वाइफ के कर रहा हूँ, मतलब अकेला जा रहा हूँ सोलो, तब आपको कंटेंट ही देखने को मिलेगा इस चैनल पे। पर्सनल लाइफ नहीं दिखेगी, बिल्कुल ना के बराबर ही होगी। ये मैं एक ही वीडियो में बना के बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऑब्वियसली भाई मैं अब ट्रिप की हर एक वीडियो में तो ये बोलूँगा नहीं कि मेरे साथ मेरी वाइफ ट्रैवल कर रही है, बट वो आती नहीं है, रीज़न ये है वो है कैमरा के, मैं पर्सनल लाइफ नहीं दिखाना चाहता। तो हर वीडियो में बताने से मतलब नहीं है भाई। आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपको तो पता चल ही गया। अब बाकी आने वाली वीडियोस में हर वीडियो में कुछ नई ऑडियंस जुड़ती है, तो वो लोग ज़रूर शायद कमेंट्स करेंगे कि अनमोल भाई किसके साथ गए हो। उनको तो पता नहीं मैं वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, या वो क्यों नहीं आ रही है वीडियो में, तो वो लोग कमेंट्स में ज़रूर थोड़े से वो होंगे कि पता तो चले। तो आप लोग उनको कमेंट्स में जवाब दे सको मेरे बिहाफ पे कि ये रीज़न है इसलिए नहीं आ रही है वो, ठीक है ना। तो मैंने कहा एक वीडियो में बोल देना चाहिए, जो भी 2-3 लाख 4 लाख लोग ये वीडियो देखेंगे वो लोगों को तो पता हो एटलीस्ट, और वो लोग आगे ये मैसेज कन्वे करते रहे फिर हर वीडियो के कमेंट्स में, क्योंकि सबको रिप्लाई देना मेरे लिए भी भाई पॉसिबल नहीं है बार बार। ये बिल्डिंग देखो भाई, अभी कंस्ट्रक्शन फेज़ में ही है, शायद से कोई पार्किंग बन रही है या होटल बन रहा है, होटल ही बन रहा है शायद। ये देखो लगी हुई है फ़ोटो इसकी ना। तो दुबई में डेवलपमेंट तो भाई ज़ोरों शोरों से है, और हमेशा से ही है भाई। 2019 में या 20 में आया था मैं दुबई फर्स्ट टाइम, तब भी भाई डेवलपमेंट फुल पीक पे थी यहाँ पे, और अभी भी डेवलपमेंट चलती जा रही है। हालांकि महंगा बहुत हो गया दुबई। जब मैं 2020 में आया था तो भाई अच्छे खासे 4 स्टार 5 स्टार जैसे जिगोरा जैसे होटल, पार्क रेजिस करके जो होटल है, वो सब मिल जाते थे 3,500-4 हज़ार रुपये में इंडिया के। अब भाई घटिया घटिया से 2 स्टार 1 स्टार होटल जिनके बाथरूम सड़े हुए हैं, बेडरूम में बेड हिल रहा है, वो मिल रहे हैं 5-5 6-6 हज़ार के। और जो 4 स्टार 5 स्टार है वो तो 10-10 15-15 हज़ार के हो रखे हैं। तो पिछले 4-5 साल में दुबई महंगा बहुत हो गया टूरिज़्म बढ़ने की वजह से। बट ठीक है, कोविड के बाद मुझे लगता है पूरी टूरिज़्म इंडस्ट्री को इतना तगड़ा हिट मिला था कि सब कुछ महंगा हो गया था उसके बाद से ना। फ़्लाइट्स महंगी, होटल महंगे, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स महंगे, ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगे। तो अभी थोड़ा सा महंगा है ट्रैवल करना, इसलिए ट्रैवल व्लॉगर्स भाई कुछ को छोड़ के बहुत कम पैसा लाइफ में सेव कर पाते, क्योंकि ज़्यादातर उनका पैसा सारा ट्रैवलिंग में ही लग जाता है, इंक्लूडिंग मी। इतना ट्रैवल करो भाई, सारा खर्चा तो उसी में हो जाएगा, तो बचेगा क्या। बट जो टेक यूट्यूबर्स है या जो नॉर्मल व्लॉगर्स है, उनका खर्चा कम है, इनकम ज़्यादा है। हमारे में क्या है, खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, कुछ ट्रिप्स लॉस में भी चली जाती है कि पैसा लग गया 2-3 लाख और कमाया उससे 1.5-2 लाख, तो जेब से भरना पड़ जाता है अपना वो भी पैसा। खैर जो भी है ठीक है, अब होटल चलते हैं, उठाते हैं अपने बैग और एयरपोर्ट पे चले। यहाँ तो गर्मी बहुत हो रही है, एयरपोर्ट पे कम से कम एसी होगा मस्त। तो भाई अभी होटल की लॉबी में वेट कर रहा हूँ फ़िलहाल। ऑर्डर किया हुआ मैंने वेज बिरयानी, क्योंकि फ़्लाइट में फिर मिले ना मिले, और एयरपोर्ट पर भी पता नहीं लाउंज में होगा नहीं होगा कुछ खाना, क्या होगा जो भी है। तो मैंने कहा बिरयानी पैक करके लेकर चलते हैं, बस आने वाली है, 9 मिनट दिखा रहा है। उसके बाद टैक्सी बुक करके चलूँगा दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से अपनी फ़्लाइट इंडिगो की डायरेक्ट। चलो भाई चलो, आ गई है टैक्सी और अपनी बिरयानी भी होगी। रास्ता तो वैसे भाई 15 मिनट का ही है एयरपोर्ट का, बट ट्रैफिक लगा होगा इस टाइम समय ना दोपहर में, तो 25 मिनट दिखा रहा है मैप में। पहुँच ही जाएंगे, बहुत टाइम है आराम से। मेरे ख्याल से तो बोर्डिंग पास वाले काउंटर 3 घंटे पहले ही खुलेंगे फ़्लाइट से। तो 7:15 की फ़्लाइट है, तो 4:15 खुलेंगे, अभी 3 ही बजे है। तो लाउंज ले लेता हूँ 1-1.5 घंटा वहीं। नहीं, पर लाउंज भी यार वो तो सिक्योरिटी चेक के बाद ही होगा मेरे ख्याल यहाँ पे। देखते हैं चलो अंदर जाके क्या सीन है, वरना 1 घंटा अंदर ही बैठना पड़ेगा नॉर्मली। तो ये रही भाई अपनी 7:15 नहीं 7:10 की है इंडिगो की न्यू दिल्ली। एरिया 3 ओपन हो चुकी है भाई, चेक इन सही है। चलो भाई एयरपोर्ट पर तो तगड़ी भीड़ लगी पड़ी है, सारी सीटों पर कोई ना कोई बैठा है।
बट अपने को बैठने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं तो चेक इन मतलब लगेज दे देता हूँ एक ये बड़े वाला, और उसके बाद फिर आगे सिक्योरिटी चेक करवा के मस्त लाउंज में बैठूंगा। मेरे पास फ्री लाउंज पड़े हैं और क्रेडिट कार्ड में भी है, तो यूज़ हो जाएंगे। चलो भाई, बोर्डिंग पास भी मिल गया और विंडो सीट भी मिल गई है, बढ़िया। बट अब कहाँ से जाना है? इधर से जाना है, इधर से हाँ अभी। बट इतना जल्दी है कि एक्चुअल में गेट जो है ना वो अलॉट ही नहीं हुआ, तो मुझे नहीं पता कौन से गेट पे जाना है। फिलहाल मैं इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक निपटा लूँ, उसके बाद देखी जाएगी। भाई इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक में 5 मिनट लगे लिटरली। इमिग्रेशन में तो ई गेट बने हुए हैं, मशीन से ही फ़ोटो खींचती है और सीधा एग्जिट। और सिक्योरिटी चेक में कुछ भी सामान निकालना नहीं पड़ता, सिर्फ लैपटॉप बड़ा है तो वो निकालना पड़ता है। तो लिटरली 5 मिनट से भी कम में पूरा प्रोसेस हो गया। अब ये मेरे ख्याल से वही मेट्रो से जो है ना वो लेकर जाएंगे वहाँ तक, दूसरे वाले जैसे मैं आते वक्त आया था। फिर वहाँ पे मिलेगा अपने को ड्यूटी फ्री और लाउंजेस वगैरह, फूड कोर्ट वगैरह। यहाँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा आसपास। हालांकि लिखा तो है D1 से D32 गेट, पर मुझे तो अपना गेट नंबर पता ही नहीं, इसलिए मैं तो बस जा रहा हूँ जहाँ जा रहे। हाँ भाई, ये ट्रेन खड़ी हुई है बट अब ये बंद हो जाएगी। मैं वगैरह जल्दी जल्दी फटाफट इसी में घुस जाता हूँ, टाइम बच जाएगा अपना। हेलो, हो ही गई बंद। चलो जाने देते हैं, 3 से 4 मिनट में आ जाएगी। बैठने के बने हुए हैं, AC भी लगे हुए ये वाले, तो आराम से यहाँ वेट करते हैं 3-4 मिनट। वैसे भी वहाँ जाके भी बैठना है, यहाँ भी बैठना, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। आ गई भाई, आ गई ट्रेन। चलो, ज़्यादा भीड़ है भी नहीं वैसे भी। देखो ये देखो भाई, इस तरह की ट्रेन है। बैठने की तो 4-5 सीटें ही होती है, पर यहाँ खड़े हो सकते हो टेक लेके आराम से। और कितने 5 मिनट भी नहीं लगते वहाँ पहुँचने में, तो बैठ के क्या ही करेगा कोई। ये देखो भाई, कितना बड़ा एयरपोर्ट है, पूरा रनवे वगैरह यहाँ से ट्रेन से ही दिख रहा है। टर्किश एयरलाइन खड़ी हुई है। फिर ये टर्मिनल आ गया जहाँ पे हमें उतरना है, शायद ये है या इससे अगला है। देख रहे हो भाई, रोला तो है दुबई का, कुछ भी कहो, खतरनाक ही बना रखा है सब कुछ यहाँ पे इन्होंने। लेट्स गो भाई, चलो जी, आ भी गया। जैसे कि मैंने बताया था 5 मिनट ही लगते हैं हार्डली। देख रहे हो भाई, एयरपोर्ट पे रोलेक्स की वॉचेस लगी हुई है पूरे एयरपोर्ट पे, वहाँ भी और यहाँ भी। रोलेक्स की मतलब आप समझ रहे हो रोलेक्स की क्या वैल्यू है। रोलेक्स जनरली इतने प्रमोशंस करवाता नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ देखो एयरपोर्ट पे हर जगह रोलेक्स ही रोलेक्स दिखेगा आपको। ये है भाई दुबई की अमीरियत, या फिर यहाँ पे लोग जो आते हैं उनकी अमीरियत। और ये भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप यहाँ आके देखो, पता चलेगा कि अमीरी होती क्या एक्चुअल में। भाई बोर्ड पे देख रहा हूँ गेट हुआ कि नहीं हुआ अलॉट पे। आई लास्ट 7:05 वाली फ़्लाइट दिखा रहा है, 10 वाली नहीं दिखा रहा, आगे 7 बज के जो मेरी है। छोड़ो भाई, आगे चलते हैं। और ये यहीं पे वैट रिफंड का भी काउंटर है। अगर आप कुछ भी दुबई से ख़रीदते हो तो 5% वैट यहाँ पे रिफंड मिल जाता है आपको, अगर आप किसी ब्रांडेड स्टोर या मॉल से ख़रीदते हो। अगर आप मीना बाज़ार वगैरह वाली जगह से ख़रीदते हो, जनरली वहाँ पे वैट वो लगाते ही नहीं है, तो आपको मिलेगा भी नहीं वैट, क्योंकि यहाँ पे मीना बाज़ार में सारे आईफोन्स वगैरह इंपोर्टेड मिलते हैं, बाहर से आए हुए। और जो आप दुबई में मॉल वगैरह से लोगे या फिर ऑफिशियल एप्पल स्टोर से लोगे, वो दुबई के पीस मिलेंगे आपको, तो उसमें वैट लगता है, पर वो होते इतने महंगे हैं पहले ही, तो वैट ले भी लोगे तब भी महंगा पड़ेगा आपको। ये है जी यहाँ का ड्यूटी फ्री, बड़े बड़े सारे ब्रांड्स सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। इतने देश जा चुका मैं, इतने एयरपोर्ट्स पे जा चुका, मैंने आज तक ड्यूटी फ्री से कभी कोई शॉपिंग नहीं करी, और करी भी होगी ना तो चार्जर या एडेप्टर वगैरह लिए होंगे जब भी ज़रूरत पड़ी तब, वरना वैसे मुझे शौक है ही नहीं भाई इन चीज़ों का फालतू में ख़रीदने का। ड्रिंक मैं करता नहीं हूँ, तो वैसे भी नहीं लेता कुछ, और परफ्यूम्स वगैरह का भी इतना कुछ शौक नहीं है। ये देख रहे हो भाई साहब, BMW तो एयरपोर्ट पे ऐसे ही खड़ी रहती है यूँ साइड में। भाई साहब काफ़ी बड़ा है इनका ड्यूटी फ्री। थोड़ा बहुत घूमता हूँ और देखता हूँ लाउंज कहाँ पर है। देखो आईफोन वगैरह यहाँ भी मिल रहे हैं, आप सीधा एयरपोर्ट से भी ख़रीद सकते हो। आईफोन हो गया, सैमसंग के हो गए फ़ोन, सब मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे भाई 7:10 वाली हाँ दिखा तो रहा है, गेट शो होगा 5:40 पे। अभी तो भाई काफ़ी टाइम है, वेट करना पड़ेगा। और हाँ, फ़्लाइट के बारे में बता दूँ भाई, ये मुझे पड़ी है 12,500 रुपीज़ की, जिसमें 30 किलो तो चेकड इन बैगेज है और 7 या 10 किलो का कैबिन बैग था। खैर मेरा चेक इन वाला तो 22 किलो का ही था, बट ये वाला जो है ना कैबिन बैगेज, ये था कुछ 13 किलो का। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ऑब्वियसली जब 30 किलो मेरी उसकी लिमिट है और मैं ले जा सिर्फ 22 ही रहा हूँ, तो वो कह रहे इसमें शिफ्ट कर दो। मैंने कहा इसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, उसमें कर नहीं सकता, बैटरी वाली चीज़ें, कैमरा वगैरह। कहते ठीक है जाओ, मतलब पैसे नहीं लिए कोई भी एक्स्ट्रा। एयरपोर्ट तो खाली सा पड़ा है, काफ़ी जगहों पे सीट दिख रही है मुझे, वो पैर फैला के लेटने वाली। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों अपना एयरपोर्ट का वो ख़राब करूँ, लाउंज का एक्सेस। खाना मैं ऑलरेडी लेकर आया हूँ, लेटने वाली सीटें यहाँ पे बनी हैं, तो यहीं नॉर्मली बैठ जाता हूँ आराम से। फिर भी देख रहा हूँ मिल जाता है कोई लाउंज तो ठीक है, नहीं मिलता तो यहीं काम चला लेंगे, क्योंकि काम आ जाएगा वो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ट्रिप। इससे अगली देखने वाले हो आप, 10 कंट्रीज़ जा रहा हूँ मैं और मेरी वाइफ वहाँ पे, तो हमारे को मतलब काम आएगी ये जो लाउंज की एक्सेस है।
उन एयरपोर्ट्स पे। भाई लाउंज छोड़ो, पानी भरने वाली मशीन ही नहीं दिख रही, इतनी देर से चले जा रहा हूँ, ना कोई वॉशरूम दिख रहा। वॉशरूम तो शायद आगे आगे, और पानी की बोतल भरनी है यार मुझे अपनी, ये वाली कब आएगी पता नहीं, दिख ही नहीं रही मशीन कहीं। वो दिख गई है, चलो बढ़िया। भाई अपनी फ़्लाइट डिले हो गई है 20 मिनट, अभी मेरे पास मैसेज आया है। तो अभी 7:10 यहाँ तो दिखा रहा है 7:10, बट एक्चुअल में 20 मिनट डिले है, 7:30 की हो गई है। और गेट शोन 5:40 दिखा रहा है, अभी हुए अभी 5:18 है, यानी कि मोटा मोटा 22 मिनट रह रहे हैं। लो भाई गेट लग गया अपना D11, और यहाँ भी 7:10 दिखा रहा है, पता नहीं ऑनलाइन शो हो रहा है 7:30। चलो कोई नहीं, बैठ जाता हूँ, देखा जाएगा। ट्रिप से आते ही भाई सारा सूटकेस खोल दिए है, सामान वगैरह, अब कपड़े धुलने के लिए जाएंगे और पैकिंग स्टार्ट होएगी भाई अगली ट्रिप के लिए, जो कि बहुत जल्दी होने वाली है। बस कुछ ही दिनों में वीज़ाज वगैरह अप्लाई कर रखे हैं सारे के सारे, इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है। और एक चीज़ और भाई, अब आपने देखा होगा मैं कई टाइम से अपने चैनल पे कोई भी लाइफस्टाइल व्लॉग या डेली व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब इस वाले चैनल को ना, मतलब इस चैनल का जो नाम है इंडियन बैकपैकर, वही बना दिया, यानी कि फुल ट्रैवल चैनल है। अब स्टार्टिंग में क्या था ना, देखो मैंने ये चैनल शुरू किया था एज अ ट्रैवलिंग चैनल ही, मेरा कोई प्लान नहीं था डेली व्लॉग्स बनाने का या लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करने का। बट क्योंकि फिर कोविड आ गया तो मैंने 1.5-2 साल ट्रैवलिंग करी, उसके बाद कोविड में लॉकडाउन लग गया ऐसा कि 1-1.5 साल इंटरनेशनल ट्रैवल हो नहीं पाया। तो अब उस टाइम पे चैनल को खाली छोड़ नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा लाइफस्टाइल व्लॉगिंग कर लेते हैं, और वो धीरे धीरे थोड़ा चल भी गया चैनल अच्छे से। फिर क्या हुआ ना, वो 1-1.5 साल के चक्कर में आगे के 1-1.5 साल मैंने और ज्यादा ही कंफर्ट जोन में घुस गया मैं अपने, और मैं ट्रैवलिंग करने के बजाय, मतलब ट्रैवलिंग मैंने की लेकिन इंडिया में करी गाड़ियों से, बाइकों से, लेकिन इंटरनेशनल बिल्कुल ही छोड़ ही दी थी 2-2.5 साल 3 साल के लिए। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ यार कि मतलब मेरा मेन मोटिव था इस चैनल को खोलने का कि मैं इंटरनेशनल व्लॉगिंग करूं, मतलब अलग अलग कंट्रीज में जाऊं, बजट में ट्रैवलिंग करूं और लोगों को दिखाऊं। और वही सारा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया था, जिसमें मैं अपनी डेली लाइफ दिखा रहा था, मतलब गुड़गांव के या आसपास के व्लॉग्स दिखा रहा था। तो इसलिए मैंने अब कुछ महीने पहले डिसाइड किया कि इस चैनल को वापस से भाई अब फुल टाइम ट्रैवल चैनल में ही कन्वर्ट करेंगे, और व्लॉगिंग वगैरह मैं ये जो यहाँ रह के या डेली लाइफस्टाइल वगैरह वो नहीं करूँगा। और मैं बड़ा बोर सा भी हो गया था भाई, मतलब मज़ा सा नहीं आ रहा था अपनी लाइफ दिखा के या कॉन्टेंट दिखा के। अब मेरे व्लॉग में क्या होता था, जैसे घर वाले इतने ज़्यादा इन्वॉल्व कभी भी नहीं हुए शुरू से। हमेशा मैंने अगर डेली व्लॉगिंग या लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करी भी है तो वो खुद के उस पर ही करी है, मतलब मैं बाइकें वगैरह खरीदता था, गाड़ियाँ खरीदता था, उससे थोड़ा इंडिया में ट्रैवल कर लिया। लेकिन अब से भाई जो डिसाइड मैंने किया हुआ है वो ये है कि अब इंटरनेशनल व्लॉग्स आएंगे, भले वो गाड़ी से आए, स्कॉर्पियो से इंटरनेशनल रोड ट्रिप हो, या मैं फ्लाइट से जाऊँ नई नई कंट्रीज और वहाँ की आपको ऐसे टूर गाइड दूँ। उसमें मुझे भी मज़ा आता है भाई, और दूसरा क्या है, फिर चैनल का नाम भी जस्टिफाई हो जाता है ना। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अनमोल भाई घर के व्लॉग्स दिखाओ या और व्लॉग्स दिखाओ, तो मतलब अभी तो यही प्लान है कि शायद डेली व्लॉगिंग नहीं आएगी। बट आज मैं ये व्लॉग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे बड़े भाई और मेरी जो भाभी है, मतलब ताऊ जी के जो बेटे हैं, उन्होंने जो है एक हॉस्पिटल खोला है। तो मैंने कहा भाई जब अपनी फैमिली में कोई ऐसा कुछ अच्छा और बड़ा कर रहा है और हम थोड़े से फेमस है, तो हम उस चीज़ को प्रमोट ना करें तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ है ना हमारे फेमस होने का थोड़ा बहुत। तो इसलिए आज वहाँ पे उनकी हॉस्पिटल की ओपनिंग है, तो वहाँ चलते हैं, थोड़ा बहुत आपको वो दिखाऊंगा। जितने भी लोग पटौदी साइड से हैं वो अपनी आँखों का टेस्ट वगैरह या कुछ भी ऑपरेशन वगैरह क्या क्या होता है वो सब वहीं जाके बात करेंगे। पर कुछ भी करवाना चाहते हो तो वहाँ पे आप ज़रूर उनको रीच आउट कर सकते हो। मैं तैयार हो गया हूँ, फटाफट शूज़ पहनते और निकलते हैं। थोड़ा लेट है, 1 बजे पहुँचना था, बट अब ट्रिप से आने के बाद थोड़ी बॉडी ना थकी होती है, तो इसलिए समझ रहे हो ना, अब लेट हो जाता है। जी लो पहुंच गए भाई, मतलब पहुंच तो पहले ही गया था, खाना वाना भी खा लिया, बट अभी टूर आपको थोड़ा लेट दे रहा हूँ क्योंकि भीड़ हो रही थी उस वक्त। तो ये है जी मेन रोड है ना, जो पटौदी से आगे क्या हेला मंडी पड़ता है ना, हेला मंडी करके जगह है, उसके मेन रोड पर ही है हेली मंडी करके है भाई, कुछ हो जाता है यहाँ पे। बाकी ये है मेरी भाभी की बेटी गिन्नी, काव्या नाम है ना।
नहीं देगी टूर। चलो भाई, ये भी यहाँ पे डॉक्टर ही है। पहले नीचे नीचे पहले तो ये ऊपर वाली फ्लोर है, एक नीचे वाली फ्लोर है। नीचे क्या ऑपरेशन थिएटर है, तो किसी को भी जो भी ऑपरेशन होगा वो नीचे होगा सारा का सारा। चलो जी, ये वेटिंग एरिया, ये पूरा वेटिंग एरिया। अभी और चेयर लग जाएगी यहाँ पे। तो अभी तो मतलब फर्स्ट डे है, तो मतलब काम वाम भी थोड़ा बहुत चल रहा है, बट ये धीरे धीरे हो जाएगा सेटल डाउन। और इधर होगा जी क्या ऑपरेशन, किस चीज़ का, जैसे वो हटवाने का, चश्मे हटवाने का। अच्छा, मतलब कैटरैक्ट वगैरह हो जिनको। इधर वॉशरूम, ये क्या है, अच्छा ये ऊपर जाने का रास्ता है। ये वेयर हाउस टाइप का है, स्टोर रूम। ये 2 चेंजिंग रूम हो गए, ऑपरेशन थिएटर, मतलब जाने से पहले जो कपड़े वपड़े बदले जाते हैं। फिर ये आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, जो सर्जरी वाले डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन, वो हाथ धोते हैं यहाँ पे इस तरह से। फिर अच्छा, तो ये है जी मेन ऑपरेशन थिएटर, यहाँ पे ऑपरेशन होगा। मतलब मेरे को तो बहुत डर लगता है ऑपरेशन वगैरह से, पर ठीक है, जिनकी मजबूरी होती है भाई उनको करवाना ही पड़ जाता है। तो नीचे बेसिकली यही था पूरा ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड। ऊपर मेन जो है वो टेस्टिंग वगैरह है, और जो डॉक्टर्स बैठेंगे, स्टाफ बैठेगा, बाहर से ज़्यादा बाहर से ही दिखाते हैं। ये है जी ऊपर मेन फ्लोर, यहाँ पे मतलब रिसेप्शन, वेटिंग एरिया पूरा का पूरा। घुसते ही यहाँ पे चश्मे वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। ऑप्टिशियन, तो तू है ऑप्टिशियन यहाँ की, फिर कौन है पता ही नहीं तेरे को है। ये मेन रिसेप्शन एरिया हो गया। इधर मंदिर बना रखा है यहाँ पे, ओवरऑल बना नीचे वाला ही सेम हुआ है। ये क्या, इधर स्टोर रूम, ओह अच्छा यहाँ पे होगा, ठीक है, नाइस। ये जो इधर बैठेगी, जो इधर तो चल भी रहा है भाई टेस्टिंग वगैरह, ये देखो इस तरह से। तो फर्स्ट डॉक्टर जो है वो यहाँ पे, मेरी भाभी भी एक्चुअल में डॉक्टर ही है, और वैसे भी डॉक्टर्स रखे हुए हैं यहाँ पे। और तो अभी चल रही है भाई टेस्टिंग वेस्टिंग। इधर वॉशरूम होगा वही सेम। ये क्या, फार्मेसी, अच्छा यहाँ मेडिकल, सारी दवाइयाँ वगैरह भी यही मिल जाएगी आपको। फिर ये क्या है, मम्मी का तेरी, अच्छा भाई ये भाभी का कैबिन है। भाभी भी वैसे डॉक्टर का करेगी काम या नहीं करेंगी, तो भाभी भी टेस्टिंग वगैरह करती है अभी भी। टेस्टिंग नहीं, मतलब हम बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपको, कंसल्टेंसी के लिए हो गया, ठीक है जी। इधर एक और काउंसलिंग रूम हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। और ये रास्ता नीचे का था जहाँ से हमारे, हाँ ये लॉक्ड है अभी। बस जी, बस यहाँ बंद। और ये नीचे ऑपरेशन थिएटर का। तो जो भी भाई सर्विस वगैरह, मेरे को तो नॉलेज है नहीं इन चीज़ों की। बाहर आपको बोर्ड आपको दिखाई दिया, नंबर भी है उसमें। और जो भी पटौदी से आसपास के एरिया में, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। मेरे ख्याल इस एरिया में ना और कोई आँखों वगैरह का है भी नहीं हॉस्पिटल, तो अच्छी लोकेशन चूज़ करिए। बाकी हम तो खैर गुड़गांव में रहते हैं। स्टोर रूम बना हुआ है, अच्छा हाँ। तो ये मेन कैबिन हो गया, डायरेक्टर्स कैबिन एक तरह से। अच्छा कैमरा में सही है, हाँ बढ़िया। थोड़ा अच्छे से सेटल डाउन तो 2-4 दिन 10 दिन लगेंगे तभी होगा, पर आज से चालू हो चुका है। अगर आप में से आना किसी को, आप आ सकते हैं।